नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत ही खास मुद्दे पर आज हम बातचीत करने आए हैं जो आपसे जुड़े सवाल हैं। आप लगातार लीगल रिपोर्टर को देख रहे हैं, हजारों की संख्या में आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपनी समस्याएं लीगल रिपोर्टर्स के वीडियो पे बनाते हैं। आप जानते हैं 350 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के भी वकीलों के साथ, उसमें सीनियर डेजिग्नेट भी शामिल हैं, उनके साथ हमने अलग अलग कानून पर वीडियो किए। आप लगातार देख रहे हैं, आप लगातार पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो कानून और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में सबसे बेहतर जानकारी रखते हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से जुड़े होने के कारण उनका जो अनुभव है वो अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। और उसके साथ ही वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तमाम विभिन्न विषयों जैसे क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल। और मैट्रिमोनियल में तो मुझे बताया गया करीब 5000 से ज़्यादा केसेस फाइल कर चुके हैं। तो हमारे साथ मुरारी तिवारी साहब जुड़ गए हैं। मैं आपका सबसे पहले सर स्वागत करता हूं। जनरली क्या होता है कि हम लोग लॉ के विषय पे किसी ना किसी लेते हैं, लेकिन आज मेरा ये था कि आम आदमी के जो प्रश्न हैं जो लगातार उनके कमेंट्स में आते रहते हैं, मैं चाहूँगा उससे पहले हम लोग शुरुआत करें। लेकिन ये जानना बहुत आपके लिए, हम दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि मुरारी तिवारी साहब, दिल्ली बार काउंसिल जो एक ऐसी संस्था है जो वकीलों को लाइसेंस देती है, उसके अध्यक्ष रहे हैं। आपका लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा, 3 दशक से बड़ा अनुभव है। दिल्ली की तो निचली अदालतों में जाते ही हैं, देश की तमाम विभिन्न अदालतों में गए। अब लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिशनर लॉयर हैं। जैसा मैंने कहा, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल या इस तरह के जितने भी केसेस हैं वो आप कर रहे हैं। सर, 30 साल यानी कि 3 दशक पहले की वकालत और 3 दशक के बाद की, आज हम जब 2025 में बैठे हैं, क्या डिफरेंस देख रहे हैं मुरारी सर? देखिए, मैंने वकालत 1991 में 1991 में ज्वाइन किया और जर्नी 30 जनवरी से स्टार्ट हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने नोटिस किया है, पूरे सिस्टम को चेंज होते हुए देखा है। पहले हमारे ज़माने में टाइपराइटर मशीन होते थे, उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट होते देखा है, और आज एआई का ज़माना आ गया, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया। तो हमने बहुत तरह के चेंजेस देखे हैं इस वकालत में। लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहा कि चीज़ें और बेहतर होती गई और बेहतर होती गई। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता गया, एलिवेशन होता गया, और बहुत ही इन्जॉय किया पिछले 34 ईयर्स वकालत में। 34 साल आपका बड़ा एक अनुभव हो गया। 34 साल के इस अनुभव में जो चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, वो चेंजेस टेक्नोलॉजी वाइज चेंजेस है या एक अदालतों में जिस तरह काम हो रहा था उसका एक बड़ा बदलाव आपने देखा? ये देखिए, अदालतों में टेक्नोलॉजी का तो बदलाव हुआ ही हुआ, लेकिन उसके अलावा जो वर्किंग में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, कोर्टों में सीसीटीवी कैमरे लग गए, इंटरनल प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स की अब कोई भी पब्लिक देख सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है, अब जजेज किस तरह से लॉयर से बिहेव कर रहे हैं, क्लाइंट से बिहेव कर रहे हैं, वो भी आप आराम से देख सकते हैं। यूट्यूब से कई कोर्ट्स ऐसी हैं जो लाइव कनेक्टेड हैं। तो आप पहले ये सब सुविधा नहीं थी। पहले हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से और बार काउंसिल की तरफ से भी ये डिमांड होता था बराबर कि ये कोर्ट में भी सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा वकील ही दोषी नहीं होता है, हमेशा वकील दोषी नहीं होता है हर काम के लिए। तो वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा धीरे धीरे लोगों ने रिकॉर्डिंग्स बाहर पब्लिक में लाना शुरू कर दिया है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें हर एक आदमी जिम्मेवार हो गया है, रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं। आप चीज़ों को एसेस कर सकते हैं, आप प्रोसीडिंग्स को एसेस कर सकते हैं, कंडक्ट को एसेस कर सकते हैं। तो मैं तो इसको बेहतर मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। इसमें क्लाइंटों के लिए बहुत सारी सुविधा बढ़ गई। वो घर पर बैठे बैठे वर्चुअली अपना प्रोसीडिंग देख सकता है, कोई उसको झूठ नहीं बोल सकता, कोर्ट में अपीयर हुआ है नहीं हुआ है, जज साहब ने क्या कहा, वो सारी चीज़ें वो बड़े आराम से घर से बैठे बैठे या कहीं से भी वर्चुअली कनेक्ट होकर के देख सकता है। तो मैं विप्लव जी बोलूँगा कि बहुत ट्रांसपेरेंट हुई हैं चीज़ें और बेहतर हुई हैं, क्वालिटी बेहतर हुई। नहीं, क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ जो आम लिटिगेंट है उसके मन में 2-4 बातें हैं। देखिए, इस जुडिशियल व्यवस्था में एक सबसे बड़ी बात है कि साहब मुकदमों का लंबा होना, लंबा चलना। और जनरली लोग मानते हैं कि साहब ये अदालत और वकील साहब की मिली जुली गठबंधन है,
जिसके कारण बड़े बड़े लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं। ये आम आदमी की बड़ी शिकायत है। मुरारी सर, आप इसको लेकर क्या मानते हैं? मैं आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस के उस सीन की तरफ याद दिलाना चाहता हूं, जब वो संजय दत्त और जाते हैं और वकील साहब से पूछते हैं कि कितने साल में निपट जाएगा, तो कहता है साहब वो 2-3 साल में निपट जाएगा। तो बोला 6 महीने में निपट जाएगा। तो उसने कहा लिख के दो हमें। तो क्या आज भी हालत वही मुन्ना भाई एमबीबीएस के उस सीन वाली है, या क्या हालत है? नहीं, देखिए, अभी सीपीसी में भी अमेंडमेंट हो गया था। सीपीसी में अमेंडमेंट होने के बाद एडजॉर्नमेंट्स के जो नंबर हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। पहले जब हमने वकालत ज्वाइन किया था तो आप रिटर्न स्टेटमेंट रिप्लाई देने के लिए, नोटिस सर्विस कराने के लिए आपको 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल इसी काम में लग जाते थे। आज के डेट में जो समन्स हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। तो कई कोरियर का मोड हो गया है। तो व्हाट्सएप के थ्रू समन भेजने में कितना समय लगता है? अगर ब्लू टिक हुआ कोर्ट में, आपने जाके दिखाया कि जी मैंने इनको समन भेज दिया, तो कितनी आसान हो गई चीज़ें। इस काम के लिए पहले 6 महीने तक लग जाता था, 2 बार 3 बार 4 बार समन जाते थे। तो अब वो काम आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। समन में आपके साथ साथ में लिख करके जाता है कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर में आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो अब कोर्ट भी बहुत आराम से एडजॉर्नमेंट नहीं देती, और लॉयर भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि विद इन 30 डेज उसको जवाब देना है कोर्ट के अंदर। नहीं देता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी जाती है। थोड़ा भी अगर टाइम आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। तो चीज़ें बदली हैं। और जो एविडेंस होते थे पहले, डायरेक्ट एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होता था, ये मेरे सामने की घटना है। लेकिन अब आप सारा अपना स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ आप एफिडेविट बना करके एफिडेविट के फॉर्म में कोर्ट में दे सकते हैं। तो वो भी सारा टाइम कट शॉर्ट हो गया। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन अब थोड़ा उसमें पीरियड में कमी आई है, और आप सिंसियरली अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपका मुकदमा जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लंबे समय तक आप बार काउंसिल के साथ जुड़े रहे। कितना समय हो गया आपका बार काउंसिल का? 22 ईयर्स हो गए बार 22 ईयर्स। और बाकायदा कार्यकारिणी में अगर मैं बात करूं तो हमारी तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं सबकी कार्यकारिणी ही होती है। जी, किसी न किसी के पास कोई ना कोई जिम्मेवारी होती है, करेक्ट। तो कार्यकारिणी में ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑनरेरी सेक्रेटरी रहा बार काउंसिल का। ग्रेट सर। उसके बाद यूनानिमसली इलेक्टेड एज ए चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल का रहा। तो मुझे दोनों ही चेयरमैन और सेक्रेटरी के रूप में काम करने को बहुत लंबे समय तक तो इस मौका मिला। टेन्योर के दौरान क्या बड़े स्टेप और क्या बदलाव, क्या देखा आपने? क्या मैंने अभी पहले मैं जब सेक्रेटरी था तो उस वक्त भी मेरा सबसे बड़ा फोकस था कि वकीलों की सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो हर एक कोर्ट में, हर एक लाइब्रेरी में मेरी ये कोशिश थी कि जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं कहीं कमी ना पड़े, वहाँ स्टाफ हो, प्रॉपर बैठने की जगह हो। और अभी तो जब मुझे चेयरमैन का इस पीरियड में मौका मिला तो मैं आपको बताऊं कि कई बीच में नई अदालतें भी आ गई थी। जैसे रोहिणी कोर्ट था, तो रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने वहाँ लाइब्रेरी के लिए डिमांड किया, तो मैंने वहाँ पर अपने बार काउंसिल के मेंबरों के सहयोग से वहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना की रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में। कड़कड़डूमा कोर्ट में भव्य लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। द्वारिका कोर्ट बार एसोसिएशन में जा करके मैंने अपने हाथों से ही लाइब्रेरी का वहाँ उद्घाटन किया। ऐसा कोई, हमारे साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन में जब मैं सेक्रेटरी था तब भी वहाँ पर लाइब्रेरी बनवा दी थी बार काउंसिल की तरफ से। और उसमें अब की बार जब मैं चेयरमैन बना, फिर वहाँ जाकर कंप्यूटर्स और जो जो वहाँ चाहिए, आप को मैं बताऊं कि हर एक बार के अंदर मेरी ये कोशिश रही है कि वहाँ पर इवन जो हमारा साउंड सिस्टम तक को मैंने ठीक किया कि जो वकील वहाँ सेमिनार करना चाहें, डिबेट करना चाहें, वकीलों को अपग्रेडेशन के लिए जो जो अच्छा काम हो सके, तो वो साउंड सिस्टम तक मैंने ठीक करवाया। और यही सारी बातें हैं। इसके अलावा भी इसी पीरियड के दौरान आपको ध्यान होगा कि कोरोना पीरियड भी आ गया था, तो बार काउंसिल की तरफ से करीब करीब 27-28 करोड़ रुपए जो विक्टिम थे और जो परेशान लोग थे उनको दिया गया। और करीब करीब 450-500 वकीलों की डेथ हुई थी इस कोरोना के पीरियड के दौरान। तो हमने एक ऑल रिलीजन प्रेयर मीटिंग कराई बार काउंसिल के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे काम कराए बार काउंसिल के अंदर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने वकील भाइयों की सेवा कर पाता हूं। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा हर तरह से उनको मदद करूं। जो ऑफिस में हमारे यहाँ आता है उसको हर तरह की मदद देने की कोशिश। इस टेन्योर के दौरान ऐसा कुछ रहा जो आपको लगता है कि ये कमी रह गई और उसको आगे अगर भविष्य में कभी मौका मिला
अगर मौका मिले तो इस कमियों को जरूर दूर किया जाए। आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि आप फिर दोबारा अगर इलेक्शन में आप जा रहे हैं तो आपके मन में जरूर कोई ना कोई चीज़ें रहती हैं जो, संकल्प होता हाँ, ही जो है। रह गई हैं, करेक्ट। उनको पूरा करना है। तो मेरे दिमाग में अभी दो बहुत मेजर चीज़ें रह गई हैं जो मुझे लगता है कि दोनों ही संभव हो पाएंगी। अभी सबसे पहले तो इसी इलेक्शन से, दिल्ली के इलेक्शन से पहले जो हमारी दिल्ली की सरकार है, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था और उनसे वादा भी लिया था कि जो हमारे लॉयर्स वेलफेयर के लिए जो 10 लाख डेथ के ऊपर जो इंश्योरेंस मिलता है और 5 लाख रुपया जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मिलता है वकीलों को, तो वो हमने जो अपने दिल्ली सरकार के, जो अभी बीजेपी की जो सरकार बनी है, इनसे हमने वादा किया था, कराया था। और लेकिन ये तो शायद एनसीआर वाला रह गया था। हाँ, नहीं, उसमें मैंने ये वादा कराया है कि ये 5 लाख का जो मेडिकल इंश्योरेंस है इसको 10 लाख कर दिया जाए, और जो 10 लाख डेथ के बाद मिलता है उसको 20 लाख कर दिया जाए। ओके, 20 लाख इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन क्या वो डबल, दिल्ली के हाँ, बाहर का दायरा जो बढ़ने की बात की डबल, एनसीआर से, जो एडवोकेट्स आ रहे हाँ, थे, मैं बता रहा हूँ आपको, डबल कर दिया जाइए। करेक्ट। और साथ में जो दिल्ली की एनसीआर है, पहली जो सरकार थी उनके लिए समस्या थी कि दूसरे स्टेट्स के लोगों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन अभी तो फॉर्चुनेटली ऐसी सरकार है कि अगल बगल राज्यों में भी इन्हीं की सरकार है, इसी गवर्नमेंट की सरकार है। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार इस टर्म में हम लोग एनसीआर के सारे वकीलों को भी ये बेनिफिट एक्सटेंड करा पाएंगे। ग्रेट। और दूसरा जो मेरा एक एजेंडा है कि जो नए बच्चे आते हैं हमारे वकालत में, जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास से हैं या पुअर हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते खास तौर से, या जो भी एप्लीकेशन देगा तो उसको लिए एक मिनिमम स्टाइपेंड 10,000 से 20,000 रुपये उसको शुरू के वकालत की शुरुआत में 2 साल कम से कम मिनिमम मिले। ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए बजट एलोकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसाइड किया था कि कुछ इस तरह का स्टाइपेंड सीनियर को देना चाहिए। आपका क्या अनुभव कहता है, क्या बच्चों को मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या एफर्ट्स क्या किए जा सकते हैं? भाई, आप कंपल्शंस तो किसी के लिए लगा नहीं सकते कि सीनियर को इतना ही देना पड़ेगा, लेकिन उसका क्या वे आउट होगा? मैं तो यंगस्टर्स को सबको यही कहूँगा कि अगर आप ठीक से सिंसियरली मेहनत करते हैं तो मेजॉरिटी जो सीनियर्स हैं आपको कुछ ना कुछ एक रीजनेबल स्टाइपेंड देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम पहले प्री कंडीशन नहीं रख सकते लिटिगेशन में कि मुझे इतना चाहिए। जब तक आप कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक आप असिस्ट नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तब तक आपको पैसे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर जैसे आप करने लगते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग सब्सटेंशियल अमाउंट। और मुझे लगता है कि इसमें यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज है कि आप मेहनत करें, सीनियर्स आपका ध्यान खुद ही रखते हैं, और समय बदल गया है, और धीरे धीरे बार काउंसिल भी व्यवस्था करेगी और आपके सीनियर्स भी आपको मदद करेंगे। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को लेके आप हमेशा कहते थे कि चूंकि आप तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, आपने कितना स्ट्रगल लगातार किया और फिर यहाँ पर आज आप खड़े। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए उतनी ही आज भी मेहनत है जो आपके समय रही, या कुछ बदलाव हुआ है आपको ऐसा? बदलाव बहुत हुआ है, और मैंने बहुत अच्छा देखा है बदलाव। पहले हम लोग के टाइम जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हमें कुछ पैसे की उम्मीद नहीं रखते थे हम लोग, लेकिन आज की डेट में जो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे इंस्टीट्यूशन से आता है, मैं पूछूंगा, लेकिन आपके सीनियर कुछ देते थे कि नहीं? मैं तो अपने सीनियर की हमेशा गुरु की तरह रेस्पेक्ट करता हूँ, और वो जो भी उन्होंने दिया नहीं दिया वो सब मेरे लिए प्रसाद था। उनका ज्ञान इतना मेरे लिए था कि आज मैं उन्हीं ज्ञानों की वजह से मैं आज इतना अच्छी वकालत करता हूँ। और आगे जो यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि अब शुरू में लिटिगेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो पैसे को प्रायोरिटी मत रखें। अब 6 महीने साल भर के बाद आपको अपने आप भगवान हर शोहरत देगा। करेक्ट करेक्ट, यानी कि आप लगातार जो मेहनत करते हैं, देखिए दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे वकालत हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, आप सीए हो, एक सीमा तक आपको काम करना पड़ता है। जो भी यंगस्टर्स इस सर को सुन रहे हैं, ये बात उनको भी याद रखनी पड़ेगी कि एक सर्टन टाइम के बाद सब कुछ प्रोडक्टिविटी होने लगती है, आपको मिलने लगता है। मुरारी सर, दिल्ली हाई कोर्ट से एक अद्भुत घटना आई जिसका जिक्र देश भर में हुआ, और ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले आए तो पता चला कि इनके यहाँ करोड़ों हैं। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट से पूरी कार्रवाई हुई सबने देखा, लगातार उसकी रिपोर्टिंग भी हुई। बतौर बार काउंसिल फॉर्मर चेयरमैन और एडवोकेट, आप क्या समझते हैं, शायद इससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था? क्योंकि ये जो मैसेज है आम आदमी के साथ होता, व्यापारी के साथ होता तो ईडी, सीबीआई, पीएमएलए वगैरह वगैरह लग के आज वो जेल में होता, लेकिन एक जज के यहाँ करोड़ों मिले
और केवल प्रोसीडिंग चल रही है। आपका क्या अपना ओपिनियन है, क्या टेक है इस पर? देखिए, बहुत ही ये मैं तो कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पब्लिक में आया है, लेकिन साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि वो जज साहब थे नहीं घर पर, और जो पैसा भी बताया गया कि जहाँ मिला था वो कहीं पीछे सर्वेंट क्वार्टर से कहीं कुछ जो भी एलिगेशन आए थे। लेकिन अभी जब तक एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट में चीज़ें जब तक प्रूव नहीं हो जाती, अभी तो उसकी कमेटी बनी हुई है, और प्री जज करना हम सबके लिए ही ठीक नहीं होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक चीज़ें इंक्वायरी होकर के पूरी सामने नहीं आती, हम किसी को भी एक्यूज नहीं कर सकते। वो बहुत सारे हमारे यहाँ जेलस, राइवलरी और आपस में किसी तरह का किसी को फंसाना, बदनाम करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन जज साहब का भी बहुत आगे मतलब आपको प्रोस्पेक्ट लगता है था। कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ठीक है, या अभी इसमें कोई बदलाव होने चाहिए थे? अभी इसमें देखिए, मैटर अभी सब जुडिस है। पार्लियामेंट में भी आपको भी पता है कमेटी बन गई है। जी। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक हम लोग किसी तरह का कोई प्री जज करके कोई अब डिसीजन नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक प्रोफेशन के बारे में, चाहे जजेस के बारे में हो या वकील के बारे में हो, किसी तरह की गलत कोई भी बात आती है तो हम सबके लिए कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेट है, और हम निराशाजनक लगती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशन तो हमारा जब तक ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक रहेगा, ईमानदारी से चीज़ चलती रहेंगी तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। लोअर जुडिशरी में करप्शन को लेके बहुत आरोप लगते रहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं लीगल रिपोर्टर को देखते हैं, वो साफ तौर पर खोल के लिख रहे हैं कि साहब ये पैसा लिया जाता है, ये किया जाता है, वगैरह वगैरह। आप बतौर फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल, आप क्या मानते हैं करप्शन का क्या लेवल है? अगर कुछ पहले चल रहा था उससे बढ़ा है या घटा है, या और ट्रांसपेरेंसी हुई है? क्या आपका अनुभव क्या कह रहा है इस पर? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना हमारे लिए ठीक नहीं है, और पैसा का लेना देना, जितना पैसा लेना दंडनीय अपराध है, उतना ही मुझे लगता है देना भी उतना ही अपराध है। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमारी भी गलती है, और कोई ले रहा है तो उसकी भी गलती है। और मुझे लगता है कि इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते हम किसी को। डिटेरियोरेशन तो हर एक लेवल पर, हर एक प्रोफेशन में हुआ है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो। तो डिटेरियोरेशन के लिए तो हम सबको पता है, बट कोई ऐसा मैं परसेंटेज नहीं फिक्स कर सकता है। और कोई इंडिविजुअल केसेस किसी तरह के होते हैं तो उसके लिए बनी हुई है, सज़ा की प्रोविज़न बनी हुई है। हमारे वकीलों में भी अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए बार काउंसिल में हम लोग उस कमेटी का, तो डिसिप्लिनरी कमेटी का मैं चेयरमैन ही रहा हूँ इतना लंबे टाइम तक, तो सज़ा भी देते हैं हम लोग। कई लोगों के लाइसेंस सस्पेंड भी होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम सारे वकील खराब हैं। करेक्ट। तो वो इसी तरह से जुडिशरी में भी अगर कहीं कोई कुछ किसी तरह का इस तरह की शिकायत आता है तो उसके लिए हम पूरे जुडिशरी को बदनाम करने से जो लोगों का ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट है जुडिशरी के अंदर, वो कम होगा पब्लिक एट लार्ज। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक हम किसी चीज़ का विटनेस नहीं है तब तक हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की जो फेथ है वो जुडिशरी में रहेगी नहीं तो फिर ये सिस्टम कहाँ चलेगा और ये न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी। आप चेयरमैन रहे हैं, इसीलिए मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो लोग कहते हैं कि साहब हमने तो वकील साहब को फलाना केस दिया, फीस भी साहब दे दी, अब ना वो अपेयर हो रहे हैं और साहब दूसरी पार्टी से मिल गए। ये बड़ा आम आरोप देखा गया है, चाहे वो खराबी केस हो, चाहे वकील साहब कितनी भी एफर्ट्स करने के बाद, लेकिन ये आरोप हमेशा लगता है कि साहब वो दूसरी पार्टी से मिल गए। मान लेट अस कंसीडर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मामले में होता है, लेकिन अगर एक मामले में भी हो रहा है तो हमारे जो आम दर्शक हैं वो क्या प्रक्रिया अपनाएं इस तरह के मामलों में? देखिए, बार काउंसिल में सबसे जो अभी इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं, जो कंप्लेंट्स जो आती हैं उनमें जो चेंजेस हुए हैं, लोग अब हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपके साथ कोई कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है क्लाइंट, तो वो भी रिकॉर्ड करता है, कॉन्फ्रेंस भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब भी आप बच्चों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम लोग लाइसेंस देते वक्त, मैं हमेशा जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि आप ऐसा कोई अननेसेसरी वादा ना करें जो आपके लिमिट में ना हो। अगर आप वादा करेंगे जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, जो जज साहब ने करना है, तो आप गारंटी मत दें किसी को। अगर गारंटी दे रहे हैं तो उसके लिए आप भुगतने के लिए तैयार रहें। अब कई लोग हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग ला करके पेश कर देते हैं कि वकील साहब ने बेल कराने की गारंटी दी थी, स्टे कराने की गारंटी दी थी और इसके लिए इतना पैसा लिया था।
तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी खूब सख्त तरीके से कार्रवाई करती है, उनका लाइसेंस सस्पेंड करती है। और जहाँ तक मिलने की बात है तो 90% केसेज में वकील मिलता नहीं है दूसरी पार्टी से, लेकिन कॉलीग हैं, भाईचारे में आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो आप एक दूसरे को जानते हैं, विश कर देते हैं कोर्ट से निकलते हुए या कोर्ट में जाते हुए। तो एक आम आदमी के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि ये दोनों हंस के बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं या किसी तरह से हैंडशेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। पार्टीज को लगता है कि दो एडवोकेट आपने खड़े किए, एक दूसरे खड़ा किया, एक इनका खड़ा है। अच्छा, आपका झगड़ा है, आपका मुद्दा है, लेकिन एडवोकेट्स का तो नहीं मुद्दा है ना। वो तो आज जिस कोर्ट में बैठे हैं उनके लिए तो एक केस है और वो केस एज पर लॉ लड़ा जाएगा। वो दूसरे पक्ष के वकील के साथ दुश्मनी नहीं निभाएंगे। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जनरली आपको लगता है कि साहब चूंकि वकील साहब हमारे दूसरे वकील से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, इसलिए कोई गठजोड़ आए अंदर, ऐसा नहीं होता। आपका एक तीसरी क्वेरी था कि वो जो कोई वकील अगर आपका काम नहीं करा पाया या आप या इस तरह की भी कंप्लेंट हमारे पास आती हैं कि हमारे जवाब में, रिप्लाई में वकील ने ये नहीं लिखा और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा, जिसकी वजह से हम केस हार गए। तो एफिशिएंसी के ऊपर आप एक प्रोफेशनल के क्वेश्चन नहीं लगा सकते। लाइक इन मेडिकल प्रैक्टिस में क्या है कि वहाँ आप इस तरह कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे वकालत में एफिशिएंसी के ऊपर, ज्ञान के ऊपर बार बार ये बातें कोर्ट में गई हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में गई हैं, लेकिन कोर्टों ने हमेशा डिसअलाउ किया है विद द रीज़न कि हर आदमी का ज्ञान का लेवल अलग अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है। तो हमारे यहाँ बार काउंसिल में भी अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम लोग इस तरह की कंप्लेंटों को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हर आदमी की अलग अलग होती है, उसमें आप अपना कुछ नहीं चला सकते। मुरारी सर, एक आम जो क्लाइंट है, जो आपको देख समझ रहा है, उसका बेचारे का एक मुद्दा हो गया, वो जीवन भर कभी नहीं गया अदालत, ना कोर्ट गया, ना कचहरी गया, ना उसको पता है कि मैं एडवोकेट करूं कैसे, अगर बाय द वे उसके नहीं है। तो आप क्या सुझाव देंगे उन लाखों लोगों के लिए जो बेचारे एफिशिएंसी की मैंने बात करी, वो नहीं समझ पाते हैं कि साहब उसमें एफिशिएंसी है ही नहीं। बहुत से मैंने देखा है कि क्रिमिनल केसेस करने के लिए सिविल का लॉयर ले लिया या सिविल केस के लिए क्रिमिनल का लॉयर ले लिया, तो डेफिनेटली आप कोर्ट में डिफीट होते हैं। तो आप क्या एडवाइस देखिए, इसी तरह की समस्याएं पहले भी पैदा हुई जब कुछ लॉयर्स को, लॉ ग्रेजुएट को बेसिक नॉलेज नहीं था। तो मिनिमम नॉलेज हो, इसी के लिए 2010 से 2010 एंड ऑनवर्ड्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एग्जिट एग्ज़ाम कह सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, AIB जिसको बोलते हैं, वो इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ कि एक लॉ ग्रेजुएट के पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए। वो अगर एग्ज़ाम पास करता है तो राइट टू प्रैक्टिस मिलता है। अभी कई हज़ार वकील हमारे यहाँ जिन्होंने AIB पास नहीं किया है, तो उनके घरों में अब नोटिस जा रहा है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। तो जो आपने बात कही कि वो कैसे पता करेंगे, तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लस ऑनलाइन भी लोग चेक करते हैं, और ख़ास तौर से किसी न किसी जानकारी में रेफरेंस लेके ही कोई अपने प्रोफेशनल के पास जाता है, तो वो भी उसको सर्टिफाई करते हैं। और नहीं तो जो बार काउंसिल की तरफ से हो सकता है कि एक मिनिमम नॉलेज एक लॉयर को पोजेस करना चाहिए, उसके लिए AIB का एग्ज़ाम लागू किया है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले की तरह स्थिति नहीं है। अब एक जो छोटा से छोटा आप कह सकते हैं जगह पर प्रैक्टिस करने वाला वकील भी मिनिमम लीगल नॉलेज पोजेस करता है। करेक्ट। एक बड़ा ऐसे ही आपने जो कहा उससे बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकलता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत आप बतौर एडवोकेट प्रचार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के युग में मैं देख रहा हूं, या सभी लोग इस समय देख रहे हैं कि करीब करीब हर 10वां वकील कुछ ना कुछ वीडियो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। वो खुद अपनी रिपोर्टिंग जजमेंट्स को, जो रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। आप बतौर चेयरमैन क्या मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न जजमेंट तो इसको मना कर रहे हैं। देखिए, ये जो कहते हैं ना IP एड्रेसेस नहीं मिल पाते और कहाँ से क्या चीज़ लोड हुई और कैसे आई, टाइम टू टाइम नोटिस अगर हम लोग देते रहते हैं जो पब्लिसिटी के मोटिव से कोई चीज़ें अपलोड होती हैं। सबसे पहले तो आप इसको जायज़ मानते हैं, गैर कानूनी मानते हैं? आपको क्या लगता है कि समय की परिस्थिति क्या कह रही है? देखिए, अभी हमारे तरफ से तो ये लीगली अलाउड नहीं है। बार काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई परमिशन नहीं है कि कोई किसी तरह का कोई प्रचार कर सकता है। लेकिन मुझे ये ऑनेस्टली कन्फेस भी करना चाहिए कि अभी अनमैनेजेबल हो रहा है। लाइक सोशल मीडिया में अब
10 लोगों को नोटिस देते हैं तो पता लगता है कि 20 नए लोगों ने और डाल दिया। तो इसके लिए मैकेनिज्म ढूंढा जा रहा है, और अब इस टेन्योर में अगर आएंगे हम लोग तो फिर अच्छी तरह से कुछ ना कुछ इसके लिए मैकेनिज्म निकालेंगे, बिकॉज प्रोफेशन हमारा बड़ा नोबल है और इसको नोबल ही रहना देना चाहते हैं हम लोग। प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को एल्योर करना हमारे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए मुरारी सर, डॉक्टरों का प्रोफेशन भी तो नोबल है, वो तो इंसान जान बचा रहे हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक एडवोकेट जो बेचारा नया एडवोकेट है, वो ज्ञान है लेकिन उस क्लाइंटल को नहीं ला सकता। अगर वो अपने ज्ञान के थ्रू कोई बात रखता है, किसी जजमेंट को रखता है, तो इसमें क्या कानूनी अड़चन आ सकती है? चूंकि वो इसलिए कि लॉ में लिखा हुआ है इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए ये जिस 90 से माफ कीजिएगा 1961 का जब एक्ट आया तो ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था ना सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने वकीलों का गाउन देखा होगा, जी गाउन के पीछे एक पॉकेट जैसा लटका रहता है। जी जी जी, वो पहले पॉकेट खुला हुआ था, करेक्ट। और वो फिलॉसफी ये थी उसमें कि जो क्लाइंट का मर्जी है वो आपके पीछे बैक साइड से पॉकेट में कुछ भी डाल देगा, जो दक्षिणा है आपकी, जो प्रोफेशनल चार्जेज हैं, और वो आपने इरेस्पेक्टिव ऑफ मनी आपने उसको उसकी बात को कोर्ट में जाके रखना है आपने। लेकिन अब लोगों ने उसमें पैसा बहुत कहते हैं ना, मेहनत के हिसाब से डालना बंद कर दिया, तो वकीलों ने भी उस पॉकेट को सिलवा ही दिया परमानेंट। अब उसके बाद सामने से पैसे लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो पर्पज़ था वकालत का, सोशल कॉज के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए, अगर कोई कानून गलत बना है तो उसको सुधार करने के लिए, जो डॉक्टरों में और जो वकालत के प्रोफेशन में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसको वकालत को ज़्यादा तौर पर चैरिटी और कहते हैं ना समाज सेवा के लिए सर्विस सेक्टर में इसको माना गया है, तो इसीलिए इसको नॉवल माना जाता था। और इंटरनेशनल लेवल पर तो प्रचार प्रसार हर जगह अलाउड है, बट धीरे धीरे इंडिया में भी चीज़ें बदली हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अब वेबसाइट बनाने का परमिशन दे दिया है, जिसमें आप मिनिमम 8 कॉलम में आप अपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में डाल सकते हैं। तो लेकिन रेगुलेटिंग बॉडी का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे अगर रेगुलेट नहीं होगा तो फिर तो कहते हैं ना उसकी जो प्रेस्टिजियस कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं सीधे सीधे आप हमारे उन एडवोकेट्स के लिए बता दिए जो लगातार कंटेंट बना रहे हैं, क्या उन्हें बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या आपका ओपिनियन है? अभी तक तो मैंने तो जो कंटेंट्स देखे हैं वो देखा है मैंने कि जो नए लॉयर भी हैं वो ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को, फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, और वो ज्ञान से लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। बट वो उसका माध्यम प्रचार नहीं होना चाहिए। अगर जैसे वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो पनिशेबल है, उसके लिए थोड़ा उनको होशियार रहना होगा। देखिए कोरोना पीरियड में जब वकील भी हैंड टू माउथ हो गए थे, तो उस वक्त हमारे बार काउंसिल ने और कोर्ट्स ने भी, सब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इसके दौरान कोरोना के दौरान वकील कुछ दूसरा अगर उसको जीने के व्यवसाय की ज़रूरत है तो वो भी कर सकता है। ये ऐसा ये तय हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, तो वो भी अपना ज्ञान ही बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मैंने आपको बोला कि एडवर्टाइजमेंट वो ना हो, अगर नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो उसके बारे में भी नई बॉडी बनेगी तो वी विल रेगुलेट समथिंग, जिससे कि वो आगे किसी को, जो यूथ भी है हमारा, उनको कोई परेशानी ना हो और चीज़ें भी कंट्रोल में रहें और जो हमारा स्टेटस है वो चलता रहे। भाई साहब, लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, बहुत से एडवोकेट्स पे लगातार जानलेवा हमले भी हुए, और ये भी खबर आई कि प्रोटेक्शन ना होने के कारण उनको बड़ी प्रॉब्लम्स है। बहुत सा देश भर में इसको लेके धरना प्रदर्शन और तमाम हड़तालें भी हुई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आप पहली राय क्या रखते हैं, और दूसरा इसको लागू करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज की एक ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में कोई भी क्लाइंट है, अगर वो बेल उसकी नहीं हुई या उसका स्टे नहीं हुआ तो वो सीधे सीधे वकील पर अटैक कर देता है। जैसे आपने डॉक्टरों के ऊपर देखा था वैसे ही, और कोर्ट्स भी अब धीरे धीरे स्प्लिट होती जा रही हैं, लॉयर्स के ऑफिसेज कोर्ट कंपाउंड से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी बिल्कुल ही कहते हैं ना सिक्योरिटी की खतरा होते जा रहा है।
धीरे धीरे, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो गवर्नमेंट उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसी प्रोविजंस होती हैं कि जहाँ पर मैंडेटरली अगर क्लाइंट आपको किसी तरह का आपको दुखी कर रहा है, तंग कर रहा है और आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वहाँ पर मैंडेटली एक FIR हो और वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हों, जिसमें कि वो उनके ट्रायल हो, समरी ट्रायल हो। तो इन सब चीज़ों से एक पब्लिक में मैसेज जाता है कि वकीलों के साथ हम उनको टिकट गारंटीड लेकर के उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। साथ में उसमें कहीं ना कहीं डैमेजेस का भी प्रोविज़न हो कि किसी वकील का कोई ऑफिस किसी ने जला दिया या तोड़ दिया या उसको कोई शारीरिक तौर पर कोई ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसके लिए उसको डैमेजेस भी अप्रोप्रिएट मिलना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट दे या उस क्लाइंट के मुलजिम के ऊपर डले, वो गवर्नमेंट ने तय करना है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको क्या लग रहा है, इसमें समस्या प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें, और जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, संसद में बैठे हुए कम से कम अभी भी 100 वकील होंगे, और लोकसभा ही अगर लोकसभा राज्यसभा मिला लें तो 200 वकील अगर वहां बैठे होंगे। एक्चुअली ये एक तरीके का स्पेशल स्टैट्यूट होगा। स्पेशल स्टैट्यूट में चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी, जैसे किसी ने कोई किसी को गोली मारा या इंजर कर देता है तो हमारे ऑलरेडी BNS में प्रोविज़न है। पहले IPC में था, BNS में प्रोविज़न है ऑलरेडी। वो चीज़ें क्लैश करने लगती हैं कि वहाँ उसी ऑफेंस के लिए वहाँ क्या सज़ा थी और इसमें क्या सज़ा बनेगी। FIR करने का प्रोविज़न ऑलरेडी BNSS में है, तो वो यहाँ कैसे FIR किस ढंग से होगी, तो ये चीज़ें ओवरलैपिंग करने लगती हैं। तो इस वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन स्पेशल एक्ट हमेशा इम्प्लीमेंट होते रहे हैं, ये गवर्नमेंट के इंटेंशन और विल के ऊपर है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी लागू होगा। इस टेन्योर में जैसे हम लोग आएंगे, विल परसू दिस मैटर और ये लागू होगा। क्या इस बात का ज़्यादा खतरा है कि जो इंडिविजुअल अपनी दुश्मनी है वो भी निभाने लें? एक वकील साहब की इंडिविजुअल कोई दुश्मनी थी आपस में, अब वो उनके साथ मारपीट हो गई, अब क्या उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? उसको लेके क्या आपका मानना है? देखिए, कभी भी एडवोकेट के ऊपर कोई भी बात होगी तो सबसे पहले उसमें देखी जाएगी कि एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से है कि नहीं, क्या उसने कभी कोई कॉन्फ्रेंस भी लिया है कि नहीं, कोई पेमेंट किया है कि नहीं, कोई लीगल नोटिस दिया है कि वकालतनामा डला है। ऐसे एज ए जनरल उसका अगर कोई इंडिविजुअल लिटिगेशन होगा तो एक अलग कहानी होगी, लेकिन उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई घटना होती है किसी तरह की, तो उसको तो इस बात की इम्यूनिटी मिलेगी ही मिलेगी। करेक्ट। मुरारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से बहुत अहम महत्वपूर्ण बात बताई, और जो भी लिटिगेंट जिनको ये ऐसा लगता है कि साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ या वकील साहब ने हमको धोखा दे दिया या वो दूसरी पार्टीज वगैरह से मिल गए, जिसके करीब करीब सबके आंसर दिए, फिर भी बार काउंसिल, हर स्टेट में बार काउंसिल है, उसके पास अपनी पावर है, आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उनका कंडक्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी किसी मुकदमे में वो लड़े और हार गए इसलिए आप जाके कंप्लेंट ठोकने लगे, ये नहीं होगा। आपका एक रिलेशन होना चाहिए। और दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई, कभी भी आप एडवोकेट चुने तो उसके बैकग्राउंड को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या काबिलियत रखता है, वो सिविल का है, क्रिमिनल है, या मैट्रिमोनियल में उसने लगातार काम किया है। ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही एडवोकेट्स आप बेहतर करेंगे तो आपके मामले में भी सफलता मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।